हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। गोल्ड, जिसे आप वर्ल्ड की सबसे बेशकीमती धातु के तौर पर जानते हैं, यहां पर आप मेरे पीछे जो लकड़ी देख रहे हैं, कोई सामान्य लकड़ी नहीं है, अपितु इसे लिक्विड गोल्ड की संज्ञा दी जाती है और विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज इस लकड़ी से निकलने वाले तेल का प्रयोग करती हैं। लिक्विड गोल्ड इसलिए क्योंकि एक्चुअल में ये लकड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस लकड़ी के अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड फॉर्म में तेल है, यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए इट मींस जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इसी लकड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे और यह हाल ही में चर्चा में क्यों है और यहां पर द हिंदू ने अपनी हेडलाइन में इसको क्यों शामिल किया और CITES संस्था क्या है, इसने वापस से इसका निर्यात कोटा क्यों डिसाइड किया, बेसिकली इसका निर्यात कोटा हटाया ही क्यों गया था और यह CITES संस्था कार्य क्या करती है, एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना चालू करेंगे। याद रखिएगा, यह पूरा टॉपिक आपके यूपीएससी के करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से या तो नोट डाउन करें और यदि आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अर्थात ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार पर जाकर यह पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं। बीच में मैंने PDF अपलोड नहीं की थी तो मैंने अपलोड कर दी है। आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी PDF प्राप्त कर लें, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो सके। बिना देरी के हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है अभिषेक कुमार। यदि मैं डिस्कस करूं तो ये द हिंदू में आर्टिकल के तहत ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है और खबर के अकॉर्डिंगली यदि सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई यहां पर जो CITES संस्था है, इसने इस एक्विलेरिया मैरिकनेसिस को वापस से निर्यात कोटा प्रदान किया है। याद रखिएगा कि ये जो हमारा एक्विलेरिया या फिर मैरिकनेसिस है, एक्चुअल में इसका जो सामान्य नाम है, इस सामान्य नाम दिया जाता है अगर। क्लियर? अब यदि कहा जाए तो अगर की लकड़ी को ही कहा जाता है बच्चे अगरवुड, और ये अगरवुड जो है एक्चुअल में केमिकल इंडस्ट्रीज या फिर जितनी भी सौंदर्य वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, जितनी भी परफ्यूम इंडस्ट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी सोप इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही हैं, बेसिकली जो खुशबू का काम करती हैं, यानी कि जिनमें भी ऐसे केमिकल होते हैं जो कि ज्यादा फ्रेग्रेंस लाते हैं, है ना, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सभी के लिए नहीं है, परंतु है ये इतनी महंगी है तो बट ऑब्वियस है कि ये जिस भी इंडस्ट्री में जाती होंगी तो उनके प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा महंगे होते होंगे। बात इंपॉर्टेंट यह है कि एक्चुअल में इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है। याद रखिएगा, इसको उगाना भी बहुत ज्यादा कठिन है और साथ में इसमें मिलने वाले प्रोडक्ट या फिर इसमें मिलने वाले जो विविध प्रकार के पदार्थ हैं वो भी रेयर केस में आपको किसी लकड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यदि मैं फंगस की बात करूं, जिसको हम सामान्य तौर पर फफूंद के नाम से जानते हैं, तो फफूंद को पेड़ों के लिए खतरनाक माना जाता है, परंतु यह फफूंद ही इसके लिए वरदान हो जाता है। अर्थात अब इसको उगाने की जो प्रोसेस होती है, जरा उस पर यदि हम गौर फरमाएं तो देखिएगा कि एक्चुअल में ये जो अगरवुड है, ये सामान्य आधार पर ऐसे क्षेत्रों में आपको उगती हुई मिलती है जहां पर लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर के अबव ही वर्षा होती है, यानी कि एसेंशियल इतनी है। इससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने जल की इसको आवश्यकता होती है। और सामान्य पेड़ पौधों की भांति, जैसे आप आम का पेड़ उगाते हैं, अमरूद का पेड़ उगाते हैं, सफेदा उगाते हैं, उनकी भांति ये उग जाता है। परंतु एसेंशियल रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब ये अगरवुड 8 ईयर का होता है, 7 to 8 ईयर्स का ये होता है, तो इसमें एक केमिकल इंजर्ट कराना होता है और ये केमिकल और कुछ नहीं, एक प्रकार का फंगस होता है। वही फंगस जिसको पेड़ों के लिए हानिकारक माना जाता है, यह फंगस इसमें इंजेक्ट कराया जाता है। यदि आपने पीछे वाली पिक्स देखी हो इसकी तो देखिएगा, पहली इमेज में इसको लगाया गया, सेकंड इमेज में अब इसमें ड्रिल कर इसमें ये फंगस इंजेक्ट कराया गया, और जब फंगस इंजेक्ट कराया गया तो एक्चुअल में ये दिखने में कुछ इस प्रकार का हो गया, अर्थात इसके अंदर की लकड़ी काली हो गई। अब याद रखिएगा, ये फंगस या फिर ये जो इंजेक्ट आप करा रहे हैं फफूंद, है ना, ये जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, ये जितना ज्यादा इसमें इंफेक्शन फैलाएगी, ये उतना ज्यादा काला होगा, और ये जितना ज्यादा काला होगा इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और फिर इसको निकाला जाता है, इसको इस प्रकार से कट किया जाता है और विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में ले जाकर इससे यह
ऑयल निकाला जाता है और फिर यही ऑयल वह ऑयल है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब डायरेक्टली सेल भी किया जाता है जैसे कि इंडिया करता है और इनडायरेक्टली सेल भी किया जाता है, अर्थात आप डायरेक्टली उत्पाद बनाकर भी इसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो सेलिंग का तरीका है एक्चुअल में याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा डिसाइड होता है एक संस्था के द्वारा जिसका नाम है CITES। अब ये CITES क्या है, जो कि भारत में क्या सेल होगा और भारत क्या सेल करेगा इंटरनेशनल मार्केट में और क्या सेल नहीं करेगा यह डिसाइड कर रहा है भाई। तो याद रखिएगा कि एक प्रकार की संस्था है जो कि बेसिकली वर्ल्ड में, जैसे IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन इन नेचर, है ना, ये जो IUCN है ये वर्ल्ड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कार्य करती है और ऐसा जीव या फिर वनस्पतियां जिनको संरक्षण की आवश्यकता होती है उन्हें यह एक स्टेटस प्रदान करती है। सेम एज IUCN की ही तर्ज पर चलने वाली यह CITES है। यानी कि यदि आप देखेंगे तो वर्ल्ड में जैसे हमारे यहां लाल चंदन मिलता है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, तो वहां पर आप पाएंगे कि उस लाल चंदन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं, यानी कि हम जापान तक उसको बेचते हैं और विभिन्न देशों को हम उसका निर्यात करते हैं। परंतु यदि मान लीजिए यह इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ी तो यह इल्लीगल एक्टिविटीज को भी जन्म देता है। आपने पुष्पा मूवी तो देखी ही होगी, है ना। यहां पर ये जो होने वाली इल्लीगल एक्टिविटीज हैं ये आने वाले भविष्य में ये जो वनस्पतियां और जानवर हैं जिनका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, जिनका इंटरनेशनल एक्सपोर्टेशन हो रहा है, एक्चुअल में ये इसको प्रभावित करते हैं। क्लियर? किस प्रकार? तो यदि मान लीजिए एक स्पीसी है, एक जंतु है, कोई भी जंतु ये हो सकता है, आपने इस जंतु को उठाया और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बढ़ा दी और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो याद रखिएगा कि यहां पर इल्लीगल एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, अर्थात यहां पर अवैधानिक तरीके से इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा और जब अवैधानिक तरीके से एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आप पाएंगे एनवायरमेंट पर पड़ेगा। और एनवायरमेंट के लिए याद रखिएगा एनवायरमेंट ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। क्लियर? तो इंटरनेशनल मार्केट में या फिर आयात निर्यात के चलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जरिए इन प्रजातियों को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचने पाए, इसका ध्यान रखते हुए याद रखें 1963 में एक मसौदा तैयार किया गया IUCN के द्वारा और यह बोला गया कि सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जरिए किसी भी जीव जंतु या फिर वनस्पति को ना हानि होने पाए, इसके लिए हमें एक संस्था बनानी चाहिए और वही संस्था आज आपको दिखाई दे रही है CITES के आधार पर। याद रखें कि 1963 में यह संस्था नहीं बन गई थी, सबसे पहले मसौदा तैयार किया गया 1963 में, पश्चात 1973 में यहां पर लगभग USA में वॉशिंगटन DC में 80 सदस्य देशों ने बैठक की और बैठक के द्वारा इसको मंजूरी दी गई और 1 जुलाई 1975 से इसको लागू किया गया। यानी कि याद रखें कि ये जो CITES है ये एप्लीकेबल कब से होती है, तो ये एप्लीकेबल होती है लगभग 1 जुलाई 1973 से और 1973 से यह कार्य करते हुए 1975 से यह कार्य करते हुए यह आज भी अपना कार्य बड़ी सिंसियरिटी के साथ कर रही है और 1995 तक भारत की वह अगरवुड जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा थी और भारत इसको सेल भी करता था, कि उस समय की कंडीशन को देखते हुए कि भाई यदि आप उस समय देखेंगे तो इसका इतना ज्यादा सेलिंग हुई थी, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट की गई थी ये कि ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में आ गई थी, अर्थात IUCN के द्वारा इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था। अभी भी वर्तमान में ये आती है, परंतु याद रखिएगा इसके लिए भारत सरकार ने कई प्रकार के मसौदा तैयार किए हैं और यह बोला है कि सर यदि हम इसका व्यापार करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि इसको हम अवैधानिक तरीके से कट करेंगे। बेसिकली याद रखिएगा कि इसका व्यापार बहुत तेजी से होने लगा था और यहां पर मेन बात यह थी कि इसका अवैधानिक तरीके से जो खेती हो रही थी और जो कटाव हो रहा था, इसके कारण जो जंगल नष्ट हो रहे थे, इनको मद्देनजर रखते हुए CITES ने 1995 में इसको अपनी परिशिष्ट की 2 सूची में इसको एक्चुअल में शामिल कर लिया था, यानी कि शेड्यूल 2 में इसको शामिल किया गया था। और जब शेड्यूल 2 में इसको शामिल किया गया तो इसका मतलब यह था कि भाई अब इसका निर्यात नहीं किया जाएगा क्योंकि आप इसका ज्यादा अवैध कटाव कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण को
को यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और यह जो अवैध कटाई हो रही है यह एक प्रकार से किसी ना किसी एक्टिविटी को और किसी ना किसी पर्यावरणीय समस्या को जन्म दे सकती है। और इसको मद्देनजर रखते हुए ये हुआ कब था? 1975 में। याद रखिएगा ये मसौदा तैयार किया गया था 1994 में, जहां पर कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो 9th बैठक थी उसमें यह डिसीजन लिया गया था। आपको शायद ज्ञात हो कि यह जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है यह एनवायरमेंट से संबंधित है, यानी कि जिस मसौदे को आज हम मानते हैं जलवायु परिवर्तन का आधार, चाहे वो पेरिस समझौता हो या फिर चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, ये यहीं से बनकर आते हैं। क्लियर? तो वहीं पर यह संस्था ने सबसे पहले यह निर्णय लिया था, मसौदा तैयार किया गया था, प्रस्ताव आया था और 1995 से यह लागू हुआ था। याद रखिएगा कि यहां पर अब भारत के लिए उपलब्धि यह है कि भारत ने वापस से इस एक्विलेरिया मेलकिनेसिस को अपनी CITES अपनी यानी कि CITES की एक्सपोर्ट सूची में शामिल कर दिया है। इसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है या फिर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि क्यों है? तो याद रखिएगा कि यहां पर भारत ने कुछ शर्तों के तहत यह पूरी की पूरी अधिसूचना मंजूर करवाई है कि सर हम यहां पर अवैध कटाई नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए 2 क्षेत्र हैं, जैसे कि कुछ बागान एरिया हैं, कुछ जंगली क्षेत्र हैं और एक खेती वाले एरिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि यदि हमें इस अगरवुड का एक्सपोर्ट करना है यानी कि इसका निर्यात करना है तो हम पूरे के पूरे जंगल को नष्ट कर दें, जो कि होता था 1995 के पहले, जो कि होता था। अब ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा कि 2 प्रकार के क्षेत्र हैं। यदि मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट एरिया से इसे बिल्कुल भी कट नहीं किया जाएगा, परंतु हां जो भी बागान है और जितने भी निजी और सामुदायिक भूमि है, अर्थात जहां पर पर्टिकुलर बस यही उगाया जा रहा है, वहां से हम इसको कट कर सकते हैं। वहां से कट किया जाए यानी कि पर्टिकुलर यदि एक खेत है तो खेत में आपने गेहूं उगाया ही काटने के लिए है, तो हम ऐसे ही इस अगरवुड की खेती करेंगे और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जहां पर मेनली इसकी कृषि की जा रही है, इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी हम उन्हीं क्षेत्रों को अनुमति देंगे जो कि पर्टिकुलर इनको बेचने के लिए ही उगा रहे हैं, अर्थात जहां पर मानवों के द्वारा इसको उगाया जा रहा है, ना कि वह क्षेत्र जहां पर यह प्राकृतिक रूप से मौजूद है। यानी कि प्राकृतिक संपदा को हमारे द्वारा बचाने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल 100% प्रयास किया जाएगा। यहां पर आप पर्यावरण को क्षति नहीं आप पहुंचाएंगे और हम भी यह प्रयास करेंगे कि हम भी पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाएं। तो इस बात के आधार पर CITES अर्थात इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड, 2 प्रकार की होती हैं बेसिकली, फ्यूना एंड फ्लोरा, है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म है और यहां पर ये मेनली अंतरराष्ट्रीय संगठन है और ये सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से किसी भी जीव और वनस्पति को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है, इस पर कार्य करती है। याद रखिएगा कि यहां पर समर्थन किसने किया था? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि जो BSI भारत की संस्था है उसने इस पर सहमति जताई है, अर्थात यहां पर रिस्पॉन्सिबल हो जाती है अब कौन? यह भारत की वनस्पति सर्वेक्षण संस्था और यहां पर इसका भी नाम आता है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जहां पर आप पाएंगे कि जो एनवायरनमेंट का सिलेबस है उसके हिसाब से यह इंपॉर्टेंट हो जाती है और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ज्योग्राफी में उस पार्ट के अकॉर्डिंगली कि भाई यहां पर नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए यह जो निर्णय है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहां पर अब जो नॉर्थ ईस्ट के कृषक हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो फार्मर्स हैं, यहां पर विदेशी मुद्रा भंडार की आपूर्ति इनको एक बार फिर हो पाएगी और एक बार फिर से ये अपने द्वारा उगाई हुई किसी फसल को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके एक बहुत ही अच्छा अमाउंट प्राप्त कर पाएंगे। याद रखिएगा कि यहां पर ऐसे ही कई टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूं। तो यदि मान लीजिए आपको लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आपके सजेशंस इनवाइट है, मैं अवश्य उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। उससे पूर्व आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जब आप देखेंगे तो यहां पर स्टडी IQIS ने आपके लिए अपने P2I बैचेस लॉन्च किए हैं। बेसिकली ये P2I नहीं, ये प्रतिज्ञा बैचेस हैं और इन प्रतिज्ञा बैच के तहत आप अपनी पूरी UPSC की जर्नी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए जो अमृत उपाध्याय सर हैं ये अपनी पॉलिटी की क्लास से इन बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखें कि यहां पर जो प्राइस पहले आपको बताए गए थे, अब ये प्राइस और भी ज्यादा डिक्रीज कर दिए गए हैं मॉनसून धमाका सेल के तहत। मॉनसून धमाका सेल में यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ ये पूरे बैचेस
बेस आपको 24,999 रुपए में प्रोवाइड कराए जाते हैं। और याद रखें कि यह जो 24,999 रुपए हैं, यदि आप 2025 का प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको यह पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। और साथ में आपकी आगे की तैयारी, यूपीएससी की पूरी आगे की जर्नी स्टडी IQ IAS अपने खर्चे पर कराएगा। यानी कि चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू गाइडेंस हो, सब कुछ स्टडी IQ अपने खर्चे पर कराता है। और यदि मान लीजिए आप प्री क्वालिफाई नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये 24,999 रुपए में ही आप स्टडी IQ IAS के साथ आप मेंस की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है वह 1 साल के लिए आप इंक्रीज भी कर दिया जाएगा। याद रखिएगा कि यहां पर अमृत उपाध्याय सर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का आपको मौका मिलेगा। और यहां यह जो धमाका सेल है यह 31 अक्टूबर 2024 तक ही वैलिड है। तो आई थिंक अब आपके पास ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, तो जल्द से जल्द आप इस मौके का फायदा उठाएं और AKB लाइव कोड का यूज करते हुए जल्द से जल्द इन प्रतिज्ञा बैचेस का पार्ट बने और अपनी पूरी यूपीएससी की जर्नी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।